हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमरेंद्र तिवारी एंड यू आर वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। आज हम 69 बीपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत पढ़ेंगे चुनाव प्रक्रिया में सुधार एवं पहलू। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीते दिनों हुआ क्या था कि कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित संसदीय समिति के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई थी, जिस रिपोर्ट का नाम था चुनाव प्रक्रिया में विशिष्ट पहलुओं एवं उनमें सुधार। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह टॉपिक है। इसमें बताया गया था कि कैसे चुनावी प्रक्रिया और उसको संचालित करने वाले जो भी चैनल्स हैं सामाजिक प्रगति को प्रभावित करते हैं। इसमें 3 महत्वपूर्ण पहलुओं पे चर्चा करी गई थी जिसको लेके चुनाव में सुधार होना चाहिए, और यह पहलू जो है आपके 69 बीपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे चुनाव सुधार अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और एक एक्चुअली यदि बात करें तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, इसके पावर से संबंधित ये कैसे डेवलपमेंट करा बीते दशकों में 7 दशक ऑलरेडी 7.5 दशक गुजर चुके हैं। तो ये अपना जो संचालन करा तब से लेके आज तक कैसे प्रगति करा। पिछले बार 68 बीपीएससी मेंस में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे, तो इस बार ये करंट अफेयर्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे कि क्यों हम पढ़ रहे हैं चुनाव प्रक्रिया में सुधार के पहलू, आखिर चर्चा में क्यों हैं। क्योंकि करंट में हाल ही में रिपोर्ट जारी करी गई थी और इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि चुनाव प्रक्रिया में जो भी चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने वाले जो भी डायमेंशंस हैं, जो भी पहलू हैं ना, सामाजिक प्रगति को प्रभावित करते हैं और इनमें सुधार की अति आवश्यकता है। ये पहलू कौन कौन से हैं जिसको लेकर चुनावी प्रक्रिया में सुधार की बात करी जा रही है। पहला है एकल मतदाता सूची तैयार करना, और दूसरा है, देखो एक एक करके मैं इसे डिकोड करूंगा और मैं आपको आज फॉर्मूला बताऊंगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, बेसिक, एक टीचर का काम केवल कंटेंट प्रोवाइड कराना नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट फॉर्मूला बताऊंगा कि किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक को पढ़ो तो आप किन किन डायमेंशन को आपको लेके जो है उस टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए। अध्ययन और मनन 2 चीज़ें हैं, 2 डायमेंशन हैं आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट के और बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस या आईएएस एग्जाम को क्रैक करने को लेके। यदि आप अध्ययन करते हो, मनन नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ जो है ये एक बहुत ही घातक खेल खेल रहे हो। मनन बहुत जरूरी है। किसी भी टॉपिक के बारे में सोचना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। केवल आप उपन्यास के जैसे और एक डेटा संग्रह मशीन नहीं बना सकते हो अपने मना मस्तिष्क को। जब तक आप इसका मनन नहीं करोगे, जो खाओगे वो पचाओगे नहीं, वो सारी चीजें आपकी अपनी नहीं होने वाली हैं। आपके शरीर में जैसे भोजन जब तक पचता नहीं है तो आपके शरीर का निर्माण नहीं होगा, शरीर के अवयवों का निर्माण नहीं होगा। इसी तरह यदि आप जो भी ज्ञान अर्जित करते हो उस पर मनन नहीं करते हो, जो डेटा संग्रह करते हो उसका एनालिसिस नहीं करते हो, एनालिटिकल अप्रोच के साथ अध्ययन न करके उसका मनन नहीं करते हो, तो तब तक वो आपका अपना नहीं होगा और उसके इम्प्लीमेंटेशन के समय अर्थात आंसर राइटिंग करने के समय आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो हम एक एक करके मैं आपको चैनलाइज करूंगा कि कैसे किसी भी टॉपिक के बारे में आपको सोचना चाहिए। दूसरा है उम्मीदवारी, नामांकन एवं पारदर्शिता। जब देखे होंगे कि चुनाव आता है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उसमें उम्मीदवारों के द्वारा फॉल्स प्रॉमिसेस करे जाते हैं और अपने बारे में फॉल्स चीज़ें सारी दिखाई जाती हैं, जिससे होता क्या है, जो मतदाता होते हैं ना, उनके निर्णयन की क्षमता प्रभावित होती है और उसके बाद वो किसी और को वोट दे देते हैं लालचवश, या जो भी निर्णय के क्षमता को मैनिपुलेट किया जाता है उम्मीदवारों के द्वारा उसके प्रभाव में आके। तो ये सुधार काफ़ी ज़रूरी है। और तीसरा जो पहलू है वह मतदान करने और चुनाव लड़ने की आयु की समानता की बात करी जा रही है। आपको पता है कि मतदान करने की आयु जो है न्यूनतम 18 वर्ष रखा गया है, और लोकसभा और विधानसभाओं में जो चुनाव लड़ने का उम्र है वो 25 वर्ष है, और राज्यसभा और विधान परिषदों के लिए ये 30 वर्ष के बराबर है। यहाँ पे हम लोकल चुनाव की बात नहीं कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड, इस बात को ध्यान में रखना। तो इन्हीं तीनों पहलुओं को लेके करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा पिछले दिनों चर्चा का यह विषय रहा है कि कैसे इसमें सुधार करना है और क्या क्या चैलेंजेस हैं। देखो, मान लो कि हम कोई भी नया काम करने जाते हैं ना, तो पहले तो हमें एम डिसाइड करते हैं। देखो, मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना हमेशा। हर एक करंट अफेयर्स टॉपिक में ये फॉर्मूला काम करेगा। मान लो कि हमने डिसाइड करा कि हमें एकल मतदाता सूची तैयार करनी है, ठीक है। हमारा एम जो है बहुत ही सार्थक है और बहुत ही स्पष्ट एम है कि हमें एकल मतदाता सूची तैयार करना है। तो इसके लिए जो पहले से मतदाता सूचियां बनती आ रही हैं उसके लिए कुछ प्रावधान होंगे, ठीक है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है और संविधान के द्वारा इसको कंडक्ट कराने को लेकर बहुत सारे पावर्स दिए गए हैं और उसी पावर पे ये चल के आते रहा है।
जहां लोकसभाओं और विधानसभाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करना और उसका प्रबंधन करना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य है। वहीं लोकल लेवल पे यदि बात करें राज्य इलेक्शन कमीशन की, तो वो लोकल लेवल की लोकल बॉडी की जो चुनाव कराता है वो खुद से करता है, उसका मतलब उसके मतदाता सूची को तैयार करता है और उसका प्रबंधन करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब में यूनिफिकेशन करना जो है अभी कहीं ना कहीं कठिनाई का इसमें जो है सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी संवैधानिक प्रावधान है, तो उनको लेके छेड़छाड़ करना एक संवैधानिक पहलुओं की ही बात है। और लोकल लेवल पे चुनाव की बात करें पंचायत समिति की, तो आपको पता है ये राज्य का मामला है टोटल, तो यहाँ पे संघवाद का भी मुद्दा उभर के आता है। तो जो हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं ना, उसके लिए रिसोर्सेज जुटाना और उसमें जो बाधाएं आने वाली हैं उसको मतलब उसको सरपास करके लक्ष्य को प्राप्त करना, ये है किसी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक को अप्रोच करने का तरीका। जैसे आप मान लो कि आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हो, आपका लक्ष्य है बीपीएससी को क्रैक करके प्रशासनिक अधिकारी बनना, तो आपके राह में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, क्या क्या रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है, ये डिफाइन करते हो ना। एक प्रॉपर स्टडी है और एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपको ऐसा करना चाहिए, ऑब्वियस आप करते हो। तो इसी तरीके से ये नॉर्मल जो चीज़ें हम डेली लाइफ में यूज करते हैं ना, उसी का इम्प्लीमेंटेशन यदि हम अध्ययन पे भी करें, मनन पे भी करें, तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो इन शॉर्ट मैं अब ज़्यादा आपको घुमाना नहीं चाहूँगा, बस ये कहना चाहूँगा कि ये आपका एम हो गया। इस एम को प्राप्त करने के लिए आपको रिसोर्सेज फाइंड आउट करना है, इसमें आने वाली बाधाओं को कैसे सरपास करना है और आगे की राह को फाइंड आउट करना है, और फाइनली इस एम को हमें प्राप्त करना है। ये तरीका होना चाहिए। इसके साथ दूसरा जो पहलू है वह है उम्मीदवारी नामांकन एवं पारदर्शिता। तो जो उम्मीदवारी नामांकन एवं पारदर्शिता है, पहले से ही उम्मीदवारी जब इलेक्शन आता है तो उम्मीदवारों का नामांकन होते रहता है, तो पहले से कुछ प्रावधान है, उसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, उसको स्पष्ट तरीके से परिभाषित करना, डिफाइन करना, सजा का प्रावधान करना वगैरह करके जो है हम ये इसमें पारदर्शिता ला सकते हैं। दूसरा है मतदान करने एवं चुनाव लड़ने की आयु में समानता। पहले क्यों असमान रखा गया इसे, अब समानता लाने में क्या क्या कठिनाइयां हो सकती हैं, इसी अप्रोच के साथ पढ़ोगे तो ये तीनों टॉपिक जो है अपने आप में तैयार हो जाएंगे। और एक बार जब टॉपिक को आप पढ़ लेते हो ना, तो वो कोई भी टॉपिक आपका अपना हो जाता है। तो हर एक टॉपिक को, जैसे कल वुमन रिजर्वेशन की बात करी गई थी, तो क्यों वुमन रिजर्वेशन दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव में या बात करें विधानसभा चुनाव में, ऐसी क्या आवश्यकता है। पिछले कई सालों से हम 7 दशक ऑलरेडी गुजर चुके हैं, पहले क्यों नहीं प्रयास किए, किस तरीके का प्रयास किया गया था। अब जो ये रिजर्वेशन की व्यवस्था करी गई है, जो बिल लाया गया है, जो एक्ट बनाया गया है, इसमें क्या क्या प्रावधान है रिजर्वेशन को लेकर, क्या क्या खामियां हैं, इसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए। तो और उस प्रयास को हम मतलब करके, और जो हमारा एम डिसाइड है 33% का रिजर्वेशन, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभाओं में, वो हम हासिल कर सकते हैं। तो इसी अप्रोच एक फॉर्मूला बना लो, एक सटीक फॉर्मूला, और किसी टॉपिक को जब आप पढ़ लो ना, तो पढ़ने के बाद उसको मनन करने की कोशिश करो। ये बहुत सारी बहुत ही आसान चीजें हैं, लेकिन जब आप इसे समझ के पढ़ोगे तभी ये आपके लिए आसान होंगी, और मनन करके पढ़ोगे तभी आसान होंगी। और एक बार मनन करके आपने पढ़ लिया ना, अध्ययन मनन कर लिया, तो फिर ये चीजें आपकी अपनी हो जाएगी और आजीवन आपकी रहेंगी। इवन इफ अगले जन्म तक भी आपको इस जन्म की मेमोरी याद रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हम किससे संबंधित पढ़ रहे हैं, चुनाव प्रक्रिया के विशिष्ट पहलुओं और उनमें सुधार की। ये हमने 3 पहलू देखे जिसमें सुधार की आवश्यकता है। एक रिपोर्ट रिलीज करी गई थी, ये रिपोर्ट किसके द्वारा, कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित संसदीय समिति के द्वारा जो है ये रिपोर्ट जारी करी गई थी, जिसमें 3 आयामों को पहचाना गया है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया, बहुत सारी चीज़ों की जो चुनावी प्रक्रिया है और उसको संचालन करने में जो मशीनरी यूज होती है ना, वो किस तरीके से सामाजिक प्रगति को, सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, उसका एनालिसिस करा गया है। इसके अंतर्गत भारत में चुनावों के महत्व और लोकतांत्रिक शासन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, ईवीएम आदि का सामाजिक प्रगति पर इनके प्रभाव का विश्लेषण किया गया है। ठीक है, प्रभाव का विश्लेषण किया गया है और इसमें जो कमियां निकल के आई हैं उनको दूर करने की बात करी जा रही है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अब इनमें चुनाव से संबंधित जो 3 निम्न पहलू हैं, क्या क्या शामिल करा गया है, मैंने शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको डिटेल बताया था। एकल मतदाता सूची द्वारा मतदाताओं की भागीदारी और उनका व्यापक प्रतिनिधित्व जो है स्थापित करना, एस्टैब्लिश करना। दूसरा जो पहलू है, उम्मीदवारी नामांकन के दौरान पारदर्शिता लाना और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना। तीसरा पहलू है मतदान करने और चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना। अब एक एक करके इसको एलोबरेट करते हैं
हैं, इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। पहला क्या था? एकल मतदाता सूची। देखिए आपको पता होगा ना कि वर्तमान में दो तरीके की सूचियां तैयार करी जाती हैं। एक तो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत ईसीआई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसको हम सामान्य सूची बोलते हैं, जनरल लिस्ट बोलते हैं। ये लोकसभा और विधानसभाओं के चुनावों के लिए, राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए तैयार किया जाता है। इसको तैयार करना और इसको मैनेज करना किसका कार्य है? ईसीआई का कार्य है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कार्य है। और ये अस्थायी होता है, जब तक डिलिमिटेशन कमीशन का रिकमेंडेशन नहीं आ जाता और क्षेत्र में हेर फेर नहीं होता, तब तक ये 15 से 20 सालों तक स्टेबल रहता है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखना। वहीं दूसरा एक और चुनावी सूचियां तैयार करी जाती है जो पृथक हैं इन सब से। ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करा जाता है और ये अस्थायी होता है और हमेशा चुनाव से पहले जो है क्षेत्रों का सीमांकन वगैरह और बदलाव होते रहता है 5 सालों के बाद, तो इसलिए ये अस्थायी होता है। जबकि ये जो सामान्य सूचियां है ये अस्थायी होती है और ये किसके द्वारा मैनेज करी जाती है, तैयार और मैनेज करी जाती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट होता है उसके द्वारा तैयार करी जाती है 243 के द्वारा आर्टिकल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान में रखना। ठीक है, आपने देख लिया ये अस्थाई है, सामान्य सूची अस्थाई है और जो पृथक निर्वाचन सूची तैयार करी जाती है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ये अस्थाई है। अस्थाई क्यों है? क्योंकि हर एक चुनाव के बाद जो है इनका सीमांकन होते रहता है, 5 साल के बाद चुनाव से पहले सीमांकन होते रहता है और फिर से नई सूची तैयार करनी पड़ती है, तो इसीलिए अस्थाई है। जबकि यहाँ पे जब तक डिलिमिटेशन कमीशन का हर एक जनगणना वगैरह के बाद कुछ ऐसा रिकमेंडेशन नहीं आ जाता तब तक ये स्टेबल रहती हैं, स्थायी रहती हैं, स्थायी प्रकृति की रहती हैं। ठीक है, ये सारी हमने चीजें देख ली। अब देखो क्यों बात करी जाती है, सब तो आपको पहले नजर में क्या दिख रहा है, सारी चीजें ठीक तो हैं, इतने सालों से चली आ रही हैं चीजें, तो रहने दो भैया, इसमें मतलब सुधार करने की क्या आवश्यकता है, इसमें क्या कमियां दिख रही हैं आपको, ऐसा आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न जो है क्लिक करना चाहिए। ये क्लिक बैट है, आपको ध्यान रहना चाहिए इस बात का। तो देखो पहले जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। देखो इसमें है क्या, ये अलग तैयार करा जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा और ये सूची अलग तैयार करी जाती है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो आप देखो कि मतदाता तो सेम ही है, लेकिन अलग अलग विभागों, अलग अलग संस्थाओं के द्वारा जब तैयार किया जाता है तो संसाधन अधिक लगता होगा, समय लगता होगा। जो सरकारी विभाग है इसमें काम ज़्यादा करते होंगे तो अन्य कामों पे ध्यान ज़्यादा जाता है, तो संसाधन और पैसा का इन्वेस्टमेंट होता है। अब प्लस दो डेटा संग्रह होता है ना, उनका भी दोहराव होता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों से बचने के लिए अब जो है वर्तमान में एकल मतदाता सूची को रिकमेंड करा जा रहा है। सरकार कोशिश कर रही है कि एकल मतदाता सूची तैयार करें। क्या लक्ष्य है, किस लक्ष्य के तहत? देश में एकल मतदाता सूची तैयार करके डेटाबेस में दोहराव से बचना, समेकित कर देंगे दोनों को और दोहराव से बचेंगे। ये तो बात हो गई, ठीक है, हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि हमें एकल मतदाता सूची तैयार करने हैं। रिसोर्सेज भी आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारे पास जो पहले से रिसोर्सेज हैं जो अलग अलग कार्य करते थे, अब ये समेकित प्रयास के द्वारा इंटीग्रेटेड जो है मतदाता सूची तैयार करेंगे। अब राह में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं? पहला तो संवैधानिक प्रावधान है जो आर्टिकल 325 के अंतर्गत आता है। यह राज्य एवं लोकसभा चुनाव के लिए अलग अलग मतदाता सूची तैयार करना जो है अनिवार्य बनाती है। तो पहले इसको मॉडिफाई करने की आवश्यकता है, इसमें अमेंडमेंट करने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ चुनावी क्षेत्र का परिसीमन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, जहां आपने एक तरफ से देखा कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए जब तक डिलिमिटेशन कमीशन का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं आ जाता तब तक ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करी जाती है। वहीं यदि लोकल लेवल का चुनाव देखें, पंचायतों का या और अर्बन लोकल बॉडीज़ का जब उनका चुनाव होता है तो हमेशा चुनाव से पहले 5 वर्ष बाद ही ये सारी चीज़ें हेर फेर करी जाती हैं, परिसीमन करा जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है दिक्कत का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। दूसरा, आपको जो लोकल बॉडीज का चुनाव है ना वो राज्य का मामला है, तो ये संघवाद जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करी गई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करी गई है, तो कहाँ एक तरफ हम और सॉफ्ट वर्जन, फेडरलिज्म के सॉफ्ट वर्जन की तरफ जा रहे हैं, मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं और उसमें यदि राज्यों की सूची में वैसे ही छेड़छाड़ कर रहे हैं जो उनको विषय दिया गया है अननेसेसरी, तो ये संघवाद पे एक प्रहार होगा। ठीक है, तो ये एक दूसरा मुद्दा है। तो सुझाव क्या है?
सुझाव ये है कि हम जब ये एकल मतदाता सूची तैयार करें, जो बाधाएं हैं ना उसी को कैसे दूर किया जाता है, यही सुझाव होना चाहिए। ठीक है, तो बाधा है, इस बाधा को कैसे दूर करना है, सुझाव के तरीके में वही लिखोगे। तो पहले तो संवैधानिक पहलू का ध्यान रखना चाहिए, संविधान की इज्जत रखना चाहिए प्रॉपर। यदि इसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह भी करना है तो प्रॉपर सबसे मिलजुल के, चूंकि ये संघवाद से रिलेटेड, फेडरलिज्म से रिलेटेड मुद्दा है, तो सबसे मिलजुल के राय बात करके जो भी बॉडीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी इसमें डायमेंशन इन्वॉल्व हैं, सारे डायमेंशन को खंगालते हुए, सारे चैनल से आपस में वार्तालाप करते हुए एक प्रॉपर डिसीजन पे पहुंचना चाहिए, तब ये कार्य आगे करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुझाव। आगे की बात करें, उम्मीदवारी दाखिल करते समय गलत घोषणा। देखिए ऑब्वियस हमारा जो चुनावी सिस्टम है ना, इसमें एथिक्स एंड इंटीग्रिटी का ग्राफ जो है काफ़ी डाउन चला गया है। झूठ, फरेब, लूट, मार काट, मतलब ये काले धन का उपयोग वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो इलीगल चैनल्स हैं उनका उपयोग करा जाता है, गलत घोषणाएं करी जाती हैं, गलत घोषणा पत्र मतलब दिया जाता है लोगों को लुभाने के लिए, उनके डिसीजन मेकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए। तो ऑलरेडी ये इथिक्स का ग्राफ जो है ना इलेक्शन प्रोसेस में हमारे यहाँ ऑलरेडी डाउन है। और ये हमारे यहाँ की बात नहीं है, ऑल ओवर इंडिया की बात है। एथिकल जो ग्राफ होता है हमेशा राजनीति में ये न के प्राकरण लोग जीतने की कोशिश करते हैं, सत्ता में आने की कोशिश करते हैं, तो इथिक्स का ग्राफ गिरा रहता है। ठीक है, जहाँ पे बात करें ये जो उम्मीदवारी दाखिल करने की घोषणा होती है ना, दाखिल करते वक्त घोषणा होती है, ये निर्वाचन संचालन अधिनियम नियम 1961 के आयामों के तहत करी जाती है। इसमें होता क्या है, उम्मीदवार जब नामांकन करता है तो जो भी अपनी देनदारियां हैं, जो भी संपत्ति है, चल जो भी संपत्ति है उसका, और शिक्षा वगैरह जो कुछ भी है, शादीशुदा है या अनमैरिड है, सारी चीज़ें उसमें मेंशन करता है। ठीक है, शपथ पत्र में भरना जरूरी है। यदि ये सारी चीज़ें गलत भरी जाती हैं, ठीक है, उम्मीदवार के द्वारा गलत भरी जाती हैं, तो जो पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है ना 1951 का, उसके धारा 125A के अंतर्गत इसको सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो हमने देखा कि कैसे जो एथिकल ग्राफ है वो गिरा हुआ है और ये कैसे संचालित होते आ रहा है अब, तो इसको सही करने की क्या आवश्यकता, मतलब सही करने की आवश्यकता है। उम्मीदवारी दाखिल करते समय जो गलत घोषणाएं होती है ना, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना जरूरी है, जिम्मेदारी स्थापित करना उम्मीदवारों की ज़रूरी है, ताकि यदि गलत घोषणा करें तो उनको दंड मिले और पब्लिक भी उनके बारे में जाने और उनका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है मतदाताओं का वो प्रभावित ना हो। ठीक है, वो अपने विवेक के आधार पे प्रॉपर उम्मीदवार का चयन करें। तो इसके लिए होगा क्या, सबसे पहले ठीक है कि मतदाताओं का निर्णयन क्षमता प्रभावित होती है इससे, ये गलत जानकारी से। इसके लिए हम क्या कह रहे हैं कि उम्मीदवारों की जिम्मेदारी घोषित करें और यदि कुछ गलत करते हैं तो उनको सजा का प्रावधान करें। अब इन सारी चीज़ों को कैसे गलत घोषणाओं से बचा जा सकता है, पहले तो घोषणा करी जाती है तो प्रॉपर चेक करने के लिए, रीचेक करने के लिए उन घोषणाओं की एक बॉडी की स्थापना होनी चाहिए कि जो इंस्टेंट ही कुछ समय में ही इस घोषणा का सत्यापन कर दे कि ये सही है या गलत है। यदि सत्यापन हो जाता है तो फिर ये जो सही होगा वो सत्य साबित होगा, जो गलत होगा उसको सजा का प्रावधान दिया जाएगा। ठीक है, जो झूठे वादे हैं ना, इसकी प्रॉपर परिभाषा नहीं है अभी, चाहे पीपल ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक्ट की बात करें या निर्वाचन संचालन नियम 1961 की बात करें, इसको प्रॉपर परिभाषित नहीं किया गया है अभी। तो झूठ क्या कहा जा सकता है, क्या यदि आप बोलते हैं तो उसको झूठ माना जाएगा या क्या बोलते हैं तो उसको सही माना जाएगा, इसका प्रॉपर डेफिनेशन की आवश्यकता है। साथ में जो दंड का प्रावधान है वो ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए 2 वर्ष का 6 महीने का या 2 महीने का जो सजा का प्रावधान है उसे कठोर बनाना चाहिए और ये इंस्टेंट डिसीजन आना चाहिए। जो भी प्रक्रियाएं हैं, सजा का प्रावधान है ना, इस मामलों का शीघ्र समाधान जरूरी है। सजा मिलती है तो लोग क्या करते हैं, डर उनमें बैठता है कि ना भैया हमें सजा हो जाएगा, हम डिबार्ड कर दिए जाएंगे, चुनाव नहीं लड़ पाएंगे आजीवन वगैरह। नहीं तो ऐसे लोग करप्शन वगैरह कर लेते हैं, गलत चीज़ें कर लेते हैं, सोचते हैं कि चलो बुढ़ापे तक लड़ते रहेंगे। ये सारी चीज़ें जो भुगतना है जनता भुगतेगी, तो ये शीघ्र समाधान भी जरूरी है। ठीक है, ऐसे कहा जाता है ना
कि निर्णय में यदि देरी होगी तो न्याय में भी देरी होती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखना। इसके साथ साथ जन जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसमें एनजीओ की सहायता लिया जा सके, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनकी सहायता लेके जन जागरूकता भी फैलाना चाहिए, कि ताकि आप अपने उम्मीदवारों का चयन करते वक्त आप उसके बारे में जानो, क्योंकि ऑब्वियस सारे उम्मीदवार जो है लोकल होते हैं, तो उनके बारे में पहले जानकारी करो, जागरूकता पैदा करो कि हमारे लिए जो सेवा करने वाला है हमारा 5 साल, वो उसका चरित्र कैसा है। ठीक है, हम अपने घर में एक झाड़ू लगाने वाले, बर्तन साफ करने वाले को भी रखते हैं तो पूरा उसका बायोडाटा खंगालते हैं कि कैसा है क्या नहीं है, और जो 5 साल हमारे संसाधनों का उपयोग करेगा, हमारी सेवा करने के लिए उसको लाया जाता है, हम उसको पैसा देते हैं कि भैया ये सारे पैसा यहाँ पे यूज करो, पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज करो, तो वो कैसा है उसका हम चरित्रांकन करते ही नहीं हैं, जबकि करना चाहिए। और इसके लिए जन जागरूकता जो है बहुत बड़ा एक स्टेप हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा जो पहलू था, मतदान करने एवं चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु के बीच समानता स्थापित करना। तो देखिए बहुत जरूरी है। आप देखो डिसीजन मेकिंग ना युवा अवस्था में इमोशन से प्रभावित होती है। ठीक है, इमोशनल कोशेंट हाई रहता है बच्चों का, बहुत सारे लोगों का किशोरावस्था में या जवानी की अवस्था में, और धीरे धीरे जब वो लोग स्ट्रगल करते हैं, जीवन को देखते हैं, समझते हैं, दुनिया को देखते हैं, समझते हैं क्या सही है क्या गलत है, इसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन वो कर पाते हैं, तब जाके वो कहीं ना कहीं मैच्योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। तो इसीलिए जो है अभी रखा गया था पहले चुनाव का जो मतदान की आयु थी ना न्यूनतम, वो 18 वर्ष, और चुनाव लड़ने की लोकल लेवल की बात करें 21 वर्ष, लोकसभा और राज्य विधानसभा की 25 वर्ष, और या राज्यसभा और विधान परिषदों की बात करें तो ये 30 वर्ष के बराबर थी। तो लेकिन अब कहा जा रहा है कि नहीं, अब दुनिया बदल चुकी है, सब लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इमोशनल को इंटेलिजेंट हो रहा है, उनमें उनका IQ जो है हाई लेवल का हो रहा है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी अच्छा हो रहा है, मेच्योर हो रहे हैं। तो ये जो आयु मतलब मतदान करने और चुनाव लड़ने के बीच आयु की जो असमानता है ना, इस गैप को भरने का समय आ गया है। भारत में बात करें तो युवा आबादी की बात करें, यदि 15 से 64 वर्ष की आयु की बात करें तो 68% लोग जो है, 68% जनसंख्या 65 से 64 वर्ष की आयु की है। यदि 18 से 35 वर्ष की आयु की जनसंख्या की बात करें तो 600 मिलियन से अधिक लोग इस आयु वर्ग में आते हैं। तो अभी जो है इतना बड़ा आयु वर्ग है युवाओं का, तो युवा प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है। युवाओं में जोश होता है, कुछ कर गुजरने का जुनून होता है, उत्साह होता है। ये सारी चीज़ों का इसको सही तरीके से चैनलाइज करने का वक्त आ गया है। इस एनर्जी को देश की प्रगति में लगाने का वक्त आ गया है। इसीलिए इनका प्रतिनिधित्व हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, इसमें आगे आए, इनकी भागीदारी बढ़े। इसके लिए इसको कम करने की जो गैप है उसको कम करने की बात करी जा रही है। ठीक है, डिस्पाइट दिस कि ऐसा आलोचक कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि जो युवा लोग होते हैं उनमें डिसीजन मेकिंग करने की क्षमता जो है उतनी डेवलप नहीं होती है। इसके साथ साथ मतदान की आयु जो 18 वर्ष है और चुनाव लड़ने की 25 वर्ष है, इनमें जो गैप है ना, इसको कम करने की आवश्यकता की बात करी जा रही है। तो इसमें क्या सुझाव दिया गया है कि आयु जो है चुनाव लड़ने की ये 25 वर्ष से कम करनी चाहिए, तथा युवाओं को राजनीतिक भागीदारी के लिए ज्ञान और जागरूकता जरूरी है। ये हमेशा डिबेट का विषय रहता है कि स्कूल क्या राजनीति का आंकड़ा होना चाहिए या केवल एजुकेशन की जगह। देखो, एक स्कूल में या कॉलेज में जाके आपको सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। राजनीति के को लेके जन जागरूकता भी जरूरी है। बच्चों को पहले ही से राजनीति के बारे में बताएं, राजनीति क्या होता है। राजनीति को लेके एक पूर्वाग्रह होता है कि राजनीति में बुरे लोग ही जाते हैं, या राजनीति में कोई भविष्य नहीं है, पैसा वगैरह का कुछ नहीं है, कि आपको मंथली इनकम वगैरह है। तो इसको भी ध्यान में लेकर चलना चाहिए। इसके साथ साथ युवाओं की उत्साह और ऊर्जा जो है अभी वर्तमान समय की अनिवार्यता है। भारत को डेवलप करने में लेके इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा योगदान हो सकता है। अन्य क्षेत्रों में जैसे योगदान कर रहे हैं, ये राजनीति में भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ सेवा भावना का विकास होना चाहिए युवाओं में। ऑब्वियस लोग राजनीति में आते हैं कि दिनों दिन मतलब रातों रात हम क्या करेंगे, अरबपति बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, करप्शन वगैरह करके, ठीक है, इलीगल चैनल का यूज करके। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोग राजनीति में आना चाहते हैं वो देश सेवा की भावना, पब्लिक सेवा की भावना, लोक कल्याण की भावना से आएँ, और उनमें इथिकल और जो इथिक्स है और इंटीग्रिटी है उसका ग्राफ जो है हाई होना चाहिए। इसीलिए बचपन से ही कैरिकुलम में जो पाठ्यक्रम है उसमें नैतिक शिक्षा का समावेशन भी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें करके जो भी पहलू आइडेंटिफाई करे गए हैं चुनाव के सुधार के लिए, इन पहलू को हम सार्थक
सार्थक सिद्ध कर सकते हैं और भारत को का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड। आई होप कि मैंने जो कुछ भी कन्वे करा आपको, आपने बड़ी आसानी से समझ लिया। इसका शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेना और एक दो बार वीडियो जो है फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो। जब आप समझोगे ना, टेम्परामेंट को समझोगे कि कैसे किसी विषय को समझा जाता है, तो आगे आने वाली स्टडी आपके लिए ईज आउट हो जाएगी माय डियर फ्रेंड। आपकी सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं कल के वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।